हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ओके, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या लोअर ऑफ कॉस्ट, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेटा किस लिए होती है? फॉर प्रमोटिंग आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एडुकेशन, हेल्थ या कोई रिलीजियस है हमारे रिलीजन को, और फॉर अदर सोशल एंड वेलफेयर पर्पस। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जनरली हमारे देश की किसी आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, एडुकेशन को, हेल्थ को, ठीक है, या रिलीजन को या अदर सोशल एंड वेलफेयर पर्पस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स का बेटा मेन मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लो, लूट लो स्टूडेंट्स को। नो, स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्कूल में आना किस लिए होता है? उनको एक बेटर एजुकेशन देना, है ना। जिस देश में एजुकेशन अच्छी होगी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी नॉर्मली अच्छे होंगे। एजुकेशन सिस्टम ही डिसाइड करता है कि यहाँ की क्या लिटरेसी रेट होगा और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है आगे जाके। तो स्कूल्स, कॉलेजेस जो होते हैं ये नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा क्या है? यहाँ पर क्या है, बेटर से बेटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या है, स्कूलिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फीस चार्ज करना नहीं है। ओके, हॉस्पिटल्स, जैसे कि वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स जिसका मेन मोटिव गरीबों का इलाज करना है, ठीक है, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हॉस्पिटल्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर या सर्विस मोटिव होना चाहिए, मेन है सर्विस मोटिव होना चाहिए। ओके, जैसे टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स का ज़्यादा प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता। सोसाइटी, ऐसी सोसाइटीज जिसका मेन मोटिव आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना होता है, ठीक है, वो हमारी किसके अंडर में आती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो चैरिटेबल पर्पज से खोले गए हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? सर्विस मोटिव, नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं होता है। तो जो भी, फिर भी देखो, क्योंकि कुछ तो हम अपने चार्ज करते ही हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कुछ छोटा मोटा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, या कोई आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स क्लब है, कोई छोटा मोटा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, स्कूल्स हैं, नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं। तो बेटा जो भी हम चार्ज करते हैं वहां से भी तो कई बार हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो होता है ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये दोबारा से उसी ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि फिर से उसको सोशल वेलफेयर पर्पज से ही यूज किया जाता है। यानी कि अगर बाई चांस प्रॉफिट होता भी है तो उसको फिर से सोशल वेलफेयर पर्पज से या इन्हीं पर्पज से दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसको हमारे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये कैसे फॉर्म्ड होती है? फॉर्म्ड एज ए ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। जो मैनेज कौन करता है बेटा? मैनेज बाय ट्रस्टी। सोसाइटी के जो ट्रस्टी होते हैं मेन, वो इसको मैनेज करते हैं, या मैनेजिंग कमेटी जो होती है इनकी, वो इसको मैनेज करते हैं। ओके, अब सवाल ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ज़्यादा ये चार्ज भी नहीं करते हैं। तो इनको इनकम होती कहाँ से है? इतना पैसा आता कहाँ से है जिससे इन ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन किया जा सके? ठीक है, तो बेटा जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल मान लो हम 5 दोस्त थे, ठीक है, हम 5 फ्रेंड्स ने सोचा कि यार एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे जिसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। अब गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने क्या किया? एक छोटी सी लैंड ले ली, ठीक है, रेंटेड लैंड ले ली, और वहां पर क्या हुआ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए
सोर्स इकट्ठा किए, ठीक है। अब हमें पता है लैंड ले लेंगे, एक बिल्डिंग ले लेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें पानी भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमें डेस्क भी चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, अदर चौक डस्टर का भी चाहिए, और टीचर्स अगर हम रख रहे हैं अदर तो उनके खर्चों के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, इनकम चाहिए। इनकम कैसे आएगी, उनको हम कहाँ से पे करेंगे? तो सबसे पहले क्योंकि इनिशिएटिव हमने लिया है, हम इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इनकम में से हर महीने या क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो एक रेगुलर बेसिस पे जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन। एक तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया कुछ, ठीक है। आपको पता होगा इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। बाहर के कुछ कुछ लोग ऐसे दानी लोग भी होते हैं जो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में दान भी करते हैं, ठीक है। तो एक तो मेन सोर्स ऑफ इनकम बेटा इसका क्या है, सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो हम देंगे सबसे पहली इनकम तो वही है। फिर क्या है, डोनेशंस, जो आउटसाइडर्स जो भी डोनेशन दे जाते हैं इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट भी इस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए कुछ अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एक टाइम के बाद गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करने लग जाती है। तो ये क्या है, इसके मेन सोर्स ऑफ इनकम। बाकी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर तो बिल्कुल नॉमिनल होते हैं, एक्सेट्रा जो भी इनकम हमें अदर से आती है वो नॉमिनल अमाउंट चार्ज होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई आपने कोई प्रमोशन ऑफ आर्ट स्पोर्ट क्ले क्लब खोल लिया तो वहाँ से एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, या अदर कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई चैरिटेबल कोई म्यूजिकल फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज कर दिया इसकी इनकम के लिए, तो वहाँ से टिकटों से बेच के जो इनकम आई वो सब अदर है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम बेटा यही है, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, ठीक है, उनसे कुछ अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट उनसे भी आता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम के सोर्स हैं। फिर है हमारा बेटा इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली क्या होता है बेटा, एंड प्रोडक्ट होता है ना। जब अब सिंपल सी बात है बेटा, इसमें भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली बेसिस पे बनाने पड़ते हैं, कुछ लेजर बनता है, कैश बुक बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये सारे काम करने पड़ते हैं, जिसके बाद लास्ट में हमें क्या बनाना पड़ता है ईयर एंड में, एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक हमारे लिए बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे बेटा कैश बुक बनती है बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनता है। कुछ माइनर डिफरेंसेस है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। आपको पता होगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर यहां तो मेन मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका नाम हम नहीं दे सकते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ इनकम हो रही है, कुछ खर्चे हो रही हैं, ठीक है, उससे होने वाला जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसको भी हमने एक नया नाम दिया, सरप्लस और डेफिसिट। क्योंकि प्रॉफिट तो हम कमा ही नहीं रहे, प्रॉफिट तो हम उसको बोल ही नहीं सकते, हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, सरप्लस या डेफिसिट बोल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बनाई जाती है। तो ये इसके क्या है बेटा, एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमें लास्ट में बनाने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे सबको डीपली। सबसे पहले बेटा डिस्कस करेंगे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को। ओके, अब हम देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा ये क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। मॉडर्न अप्रोच में हमें पता है 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये हमारे लिए क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल मेथड में देखें, ट्रेडिशनल मेथड हमें पता है 3 थे हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये हमारे लिए ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं ये क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल कैश बुक की तरह ही बनाते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, जितने भी पैसे हमारे पास आए हैं, पैसा आया, तो जो भी हमारे पास पैसा आता है वो हम इधर लिखते रहते हैं। जो भी हमारे पास से पैसा गया है वो बेटा हम यहां पे लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस था उसको किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से, चाहे कैश का बैलेंस हो चाहे बैंक का बैलेंस हो। उसके बाद जो भी पैसा मिला, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो,
चाहे वो किसका हो बेटा, कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, कुछ भी अगर हमें अभी मिला है, चाहे वो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो पिछले साल का इस साल मिल गया हो, चाहे वो अगले साल का इस साल मिल गया हो, ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी नेचर से कोई भी पैसा आया, ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना पैसा आ रहा है या नहीं। पैसा आएगा तो बेटा यहाँ पर रिसीट साइड में हम लिखेंगे, ये हमारी रिसीट साइड है, ये हमारी पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड में बेटा कहीं से भी पैसा हमारे पास से गया, चाहे वो कैपिटल नेचर का आइटम हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, बेटा कैपिटल और रेवेन्यू क्या है ये अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बाइफर्केशन है ही नहीं, यहाँ तो कोई भी कैटेगरी हो सेम टू सेम अमाउंट आना ही है, तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या इनकम को हम डिटेल में डिस्कशन देंगे। ओके, तो यहां पर कोई भी पैसा गया, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, किसी भी साल से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो यहां पर हम लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में यहां पर ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, जो भी हमारे पास बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हमारे सामने क्या निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है बेटा, एसेट अकाउंट है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, शोइंग ए समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। ये एक समरी है किसकी, कैश रिसीट्स की और कैश पेमेंट के, ये बैंक बैलेंस भी है इसमें इंक्लूड, यानी कैश और बैंक जो भी आया जो भी गया उसकी एक समरी है ये, ठीक है। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर बोथ, यानी कि कैपिटल नेचर का आइटम हो चाहे रेवेन्यू नेचर का आइटम हो, दोनों ही हमारे आते हैं बेटा। इसको अभी डिटेल में डिस्कशन में करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट्स क्या होता है, ठीक है। यहां पर क्या आती है, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट, कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू रिसीट्स का हो, ऑल रिसीट्स और पेमेंट सब आएंगी इसमें। उसके बाद हमारे लिए क्या है बेटा, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट वेदर ऑफ करंट ईयर, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, अगर इस साल मिला है तो वो यहां पर आएगा, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, लेकिन अगर हमें आज मिला है तो आज हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, यहीं पे आएगा। फिर हमारा बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि हमें पता है ये कैश पर बेस्ड है, पैसा आया या पैसा गया उसको हमें रिकॉर्ड करना है। कोई भी आउटस्टैंडिंग या नॉन कैश आइटम यहां पर हम नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई अक्रूड इनकम हो, वो यहां पर बेटा हमारी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। नॉन कैश आइटम जैसे कि कोई भी डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम से हमें कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश आया या गया, बैंक में पैसे आए या गए, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले बेटा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या कब बनाते हैं बेटा इसको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कब बनाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, हर साल के एंड बनाते हैं। अनलाइक कैश बुक मेंटेन ऑन डेली बेसिस डेट वाइज, आपको पता होगा कैश बुक जैसा ही है ये, लेकिन कैश बुक नहीं है। जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि कैश बुक तो बेटा डेली बेसिस पे बनाते हैं, डेट वाइज बनाते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से जो भी होता रहता है उसको कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन ये कैश बुक की तरह नहीं है, ये साल के एंड में बनाते हैं बेटा, ये मेजर डिफरेंस है इसमें। कैश बुक में भी पैसा आया और गया ही लिखते हैं, लेकिन कैश बुक डेली बेसिस पे बनती है, डेट वाइज बनती है, लेकिन ये साल के एंड में बनता है, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां पर इस क्वेश्चन में दी हुई है, हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अब हम हैंडल करते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से नॉलेज हो जाए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम कहां पर आया। जैसे कि हमने अभी भी देखा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड हमारे लिए क्या होता है, रिसीट साइड, कुछ भी मिला तो कहां लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड में, कुछ भी पे किया तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले ये ओपनिंग कैश है, ये डेबिट साइड में आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसीव मतलब पैसा मिला, चाहे वो मैंने क्या बताया, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का, सब आता है। यानी कि इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि इसमें 800 रुपये हमारे पिछले साल के हैं और हमारे 1200 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं, इसके अंदर इंक्लूड है। कोई बात नहीं, इंक्लूड है तो हमें तो सारा ही लेना होता है, तो हमें ये पूरा अमाउंट रिसीट साइड में ले लेंगे। ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, ये हमारी ग्राउंड मेंटेनेंस फीस है जो हमें पे करनी है, तो ये हमारी पेमेंट साइड में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। एडमिशन फीस ये हमें मिलती है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, एक फ्रेंड्स क्लब खोल रखा है, तो जो भी हमारे यहाँ पर एक तरह से कस्टमर बन के आ रहे हैं तो वो एडमिशन फीस हमें दे रहे हैं,
दे रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो हमारे रिसीट साइड में आ जाएगा। सैलरी हमें जो पे करनी पड़ रही है, ड्रामा एक्सपेंस जो पे करने पड़ रहे हैं वो हमारी पेमेंट साइड में आ जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, किसी ने हमें पूरे लाइफ की फीस दे दी तो हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो बेटा रिसीट साइड में आ जाएगी। न्यूज़पेपर परचेज किए हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसा गया तो क्रेडिट साइड में। बुक्स परचेज की, पैसा गया क्रेडिट साइड में। डोनेशन रिसीव हुई है हमारी, वो भी हमारे लिए कहाँ पर है, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिला है। टूर्नामेंट फीस है हमारा, म्यूनसिपल टैक्सेस है, चैरिटी गिवन है। म्यूनसिपल टैक्सेस हमारे लिए एक्सपेंस है, चैरिटी जो गिवन हमने दी है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पेमेंट साइड में। सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की हमने सेल की है तो हमें पैसा मिला तो कहाँ पर बेटा, डेबिट साइड में। सेल्स ऑफ बैट्स भी डेबिट साइड में। 12% जनरल इन्वेस्टमेंट हमने करी है, पैसा गया तो कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। 12% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्वेस्टमेंट की है हमने, तो ये भी बेटा कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में। टूर्नामेंट एक्सपेंस है हमारे लिए, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस है तो ये भी हमारे लिए कहाँ पर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में। सेल्स ऑफ फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, डेबिट में। बैट एंड बॉल परचेज किए तो ये हमारे लिए ये इनकम थी, इसलिए कहाँ पर डेबिट में आया। बैट एंड बॉल परचेज की एक्सपेंस है हमारे लिए, तो कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट की सेल से हमें जो पैसे मिले वो हमारे लिए इनकम है, तो डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट हमारा, ये भी इनकम है, डेबिट में। ये भी इंटरेस्ट है, मिला, डेबिट में। फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमारे लिए फंड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट है ये हमारे लिए फंड के इन्वेस्टमेंट का, तो ये भी हमारे कहाँ, डेबिट साइड में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्रेडिट साइड में। फर्नीचर परचेज, पैसा गया क्रेडिट साइड में। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो डेबिट साइड में। तो आपने नोटिस किया कि इस सारे के सारे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये देखा पैसा आ रहा है या पैसा गया, ये किस नेचर का है, किस आइटम से आ रहा है, ये हम देख ही नहीं रहे हैं। यानी कि चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि पैसा आया है तो डेबिट साइड में लिखते रहो, गया है तो क्रेडिट साइड में लिखते रहो। इसको मैं सोल्व भी आपको करके दिखा देता हूं एक बार, ओके। शुरू करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें क्या दे रखा है, इसमें कैश का बैलेंस दे रखा था, तो कैश का जो बैलेंस है वो हम किस नाम से लिखने वाले हैं, बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं, है ना बेटा। तो बैलेंस बीडी के नाम से हमारा यहाँ पर ये क्या आ गया है, 10,500 रुपये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, ठीक है बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से। इसमें क्लियरली दे रखा है 800 रुपये पिछले साल के हैं, 1200 रुपये नेक्स्ट ईयर के, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, हमें टोटल अमाउंट लिखना है जो भी मिला है। टोटल अमाउंट कितना मिला है बेटा, 43,000 मिला है। चाहो तो आप यहाँ पे बाइफर्केशन दिखा सकते हो कि भाई 2017 और 18 के लिए जो मिला था वो कितना मिला था हमें, यहाँ पर 800 रुपये। नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला है वो, यानी कि 19 और 20 के लिए जो मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो मिला है 1200 रुपये। और बाकी जो 41,000 है वो हमारा करंट ईयर जो 18-19 है उसके लिए है 41,000 रुपीज़। आप चाहें तो बाइफर्केशन दिखा सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है, ठीक है। फिर ग्राउंड मेंटेनेंस फीस, ग्राउंड मेंटेनेंस फीस हमारे लिए खर्चा है, तो ग्राउंड मेंटेनेंस फीस ये हमारे लिए दे रखा है बेटा कितना, 4,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फीस हमें मिली है, एडमिशन फीस मिल रही है तो इनकम है, इनकम है तो हमने डेबिट साइड में लिखा। उसके बाद दे रखा है हमारा सैलरीज, हमने सैलरी बेटा पे की है, तो पे करी है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरी अकाउंट कितना है हमारा, 12,000 है। ड्रामा के जो एक्सपेंस है हमारे बेटा वो भी लिखेंगे, ड्रामेटिक्स एक्सपेंस ये हमारे कितने दे रखे हैं बेटा, 9,000 रुपये। ये भी क्योंकि हमारे लिए खर्चा है इसलिए क्रेडिट साइड में गया। उसके बाद हमारा दे रखा लाइफ मेंबरशिप फीस, पूरी लाइफ के लिए हमें फीस दे दी है किसी ने, तो इनकम हो गई तो डेबिट में लिखा। फिर न्यूज़पेपर परचेज करें बेटा, न्यूज़पेपर्स परचेज किया है तो हमारे लिए बेटा खर्चा हो रहा है, पैसा गया तो कितना है बेटा, 3,000 रुपये। उसके बाद दे रखा बुक्स परचेज करी है तो ये भी हमारे लिए खर्चा हो रहा है। बुक्स परचेज की हैं, कितने की परचेज की हैं हमने, बुक्स हमने परचेज की हैं बेटा 2,000 रुपये की, तो ये भी हमारे लिए खर्चा हो रहा है।
उसके बाद कह रहा है ये आपसे बुक्स परचेज करना, डोनेशन रिसीव हुई है, हमारे लिए इनकम है, तो ये डोनेशन मिली हमारी 10,000 की। उसके बाद दे रखा है टूर्नामेंट फीस, ठीक है, टूर्नामेंट फीस बेटा रिसीव हुई है हमें, टूर्नामेंट फीस कितने की रिसीव हुई है हमें, 30,000 की फीस रिसीव हो गई। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस हमने पे किए हैं, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस ये हमारे गए हैं 800 रुपये के, पैसा गया है। फिर चैरिटी हमने पे करी है, चैरिटी के लिए भी हमारा पैसा गया, कितना गया बेटा, 7,000 गया, ओके। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की सेल करी है, तो डेबिट साइड में आएगा ये, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, कितने की न्यूज़पेपर की सेल की, 900 रुपये की। फिर है हमारा सेल्स ऑफ बैट एंड बॉल, सेल्स ऑफ ओल्ड बैट्स, ये हमारा कितने का है, पैसा आया तो डेबिट साइड में। फिर 12% इन्वेस्टमेंट की, 12% जर्नल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे लिए कितने करिए, ये शुरुआत में की हमने 10,000 रुपये की। फिर दोबारा टूर्नामेंट में खर्चा किया, बेटे 12% रेट होता है, इसका कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। फिर हमारा क्या है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये कितना है हमारा, ये 30,000 का हमने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद ये कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए खर्चा है क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंस ये हमारे लिए खर्चा है, कितना, 24,000 रुपये का, पैसा गया तो यहाँ पर आया। बैट एंड बॉल हमने परचेज किया, उससे पहले सेल्स किया फर्नीचर को, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा तो हमारे लिए बेटा ये इनकम हो गई, यानी कि आया पैसा। फिर हमारा क्या है, बैट एंड बॉल परचेज किया हमने, यहाँ पे क्या है, बाय परचेज ऑफ बैट, कितना परचेज किया हमने, 14,000 का हमने परचेज किया है ये, ओके। उसके बाद हमारे लिए क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ ड्रामेटिक्स टिकट्स, प्रोसीड्स है डेबिट में आएगा, प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ टिकट्स, ये हमारे पास 19,000 रुपये की प्रोसीड आई। फिर इंटरेस्ट मिला हमें, टू इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, कितने का, 250 रुपये का। और फिर हमारा यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट कितने का मिला बेटा, 750 रुपये का। फिर हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की है, खरीदी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा कितने का है बेटा, 2,000 रुपये का है। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, फर्नीचर परचेज किया, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का है हमारा, ये 5,000 रुपये का है। फिर हमें सब्सक्रिप्शन मिली है कुछ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर गवर्नर्स पार्टी, कितना है हमारे लिए, 59,000। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद अब हमारा जो बचेगा इसको हम टोटल करेंगे, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम क्या करने वाले बेटा, टोटल करने वाले हैं। तो यहाँ से जो टोटल आया है वो आया 1,85,600, तो 1,85,600 बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर जो बचती है वो बेटा हमारे लिए क्या होगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी हमारा यहाँ पर कैश का जो भी बैलेंस बचा है 62,400, ये हमारे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या देखा बेटा, कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सिर्फ ये देखना है कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतना देखना, और इससे ही आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा बन जाएगा। ये हमारे आने वाली साइड है,
ये हमारी जाने वाली साइड है। पैसे आएंगे तो इधर लिखते रहेंगे आप, और जाएंगे तो पैसे आप इधर लिखते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताऊंगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताते टाइम हम कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट सबको अच्छे से हैंडल करेंगे डिटेल में। ओके बेटा, अभी आप फिलहाल इसको कीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।